3 to 4 years में आपका पैसा डबल हो सकता है ठीक है। अगर आप एक अच्छे प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं। कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाए पाकिस्तान के, अगर आप फैक्टर्स को सारे देखें तो लॉन्ग टर्म में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आपको बेहतर लगते हैं कि भाई ये सेक्टर्स हैं, इनमें आगे आप देख लें? और अगर हमें स्टॉक्स को ही ज़्यादा देखना हो कि भाई उसमें क्या देखना है, उसकी बैलेंस शीट है, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज को छोड़ दें, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या देखना है हमने, बैलेंस शीट में क्या देखना है, जो कि सुनने वाला आम बंदा है उसको समझ आ सके कि भाई मैं इजीली खुद असेस कर सकता हूँ। इवन मैंने ये भी देखा है कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो कुछ पैसे भी ऊपर चला जाए तो आपको कहेंगे कि ये देखें हमने आपको ट्रेड बताई थी। वो लोग सिर्फ मोस्टली अपना कोर्स बेच रहे होते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने ट्रेड लगाई है अगर मेरा उसमें एस्टिमेट ठीक था तो मैं 100 रुपीज कमा लूंगी, और अगर मेरा गलत था तो मे बी मेरा वो जो 10 रुपीज है वो सारा का सारा चला जाए। इन चीज़ों को एज अ ट्रेडर आपको जरूर देखना चाहिए। बट अगर कोई बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5 years 10 years 15 years, तो फिर उसके लिए इतना जरूरी नहीं है कि वो रोज कंपनी की वो देख रहा हो। सही। इन्फ्लेशन आती जा रही है हमारी कंट्री में, वो हमारे पैसे को डिवैल्यू करती जा रही है, तो यू शुड इन्वेस्ट ताकि आपका पैसा ग्रो करे। और जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है एटलीस्ट इन्फ्लेशन से 2-3% भी ज्यादा अगर आपका पैसा ग्रो कर रहा है तो यू आर गोइंग गुड। राइट। कि म्यूचुअल फंड्स हम डिफरेंट देखते हैं, लाइक मिजान के हैं, जीएस बैंक है, काफी और हैं, तो उसमें लो मीडियम हाई रिस्क है। चले आपके मुताबिक लो रिस्क में या मीडियम रिस्क में वो मंथली बेसिस पे या जो भी उसके पास अमाउंट है वो इन्वेस्ट बिल्कुल। करता जाए, कौन सा लें? सारे ठीक है या देखना पड़ता है इसमें भी? अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया मिस निम्रा अनवर ने, जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और आज हम बात करेंगे स्टॉक्स को लेके कि अगर कोई बिगिनर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है तो एक्चुअली सेफ रिस्क को देखते हुए क्या प्लान हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में या म्यूचुअल फंड्स या सेविंग अकाउंट्स की हम बात करें, एक बंदा है जो कि चाहता है कि मेरे पास कुछ अमाउंट है, लाइक उसके पास चंद मिलियंस हैं, चंद लाख है, चंद हज़ार है, क्या उसका प्लान होना चाहिए? और अगर वो इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए, उसको क्या देखना चाहिए? ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि सबसे पहले उसको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे पास कैपिटल कितना पड़ा हुआ है और उस कैपिटल को मैं किस तरह से यूटिलाइज करना चाहता हूँ। बिकॉज हर किसी की रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होती है। ठीक है। उसको पहले अपनी रिस्क एपेटाइट को देखना चाहिए कि वो रिस्क टेकर है या नहीं है। बिकॉज अगर किसी ने सारी ज़िंदगी सिर्फ जॉब की है और उसको एक फिक्स सैलरी आ रही है तो उसने कभी रिस्क नहीं लिया, सही। तो उसको ये अपना रिस्क एपेटाइट पहले देखनी पड़ेगी कि मैं कम रिस्क लेना चाहता हूँ या ज़्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बंदा कम रिस्क लेना चाहता है, बिकॉज मोस्टली लोग अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं तो उसने इन जनरल रिस्क नहीं लिया होगा लाइफ में। तो अब फॉर एग्जांपल वी से कि एक बंदे के पास 100,000 है तो उसको उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करना चाहिए। थर्ड पोर्शन उसको इन्वेस्ट करना चाहिए सेविंग अकाउंट में जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है सेविंग अकाउंट में। जो उसका सेकंड पोर्शन है वो उसको इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड में स्टिल वी हैव 3 ऑप्शंस, लो रिस्क, मिनिमम रिस्क एंड हाई रिस्क। ठीक है। तो वो अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग लो या मिनिमम में इन्वेस्ट कर ले, और फिर जो उसके पास थर्ड पोर्शन रह जाता है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। और स्टॉक एक्सचेंज में भी आई वुड से कि आपको अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको एक दो स्टॉक्स में नहीं रहना चाहिए। सही। और अगर आप इस तरह के हैं कि आप फंडामेंटल्स नहीं जानते या फिर रेगुलरली स्टॉक्स को नहीं देख सकते या फिर आपको फाइनेंशियल्स की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको मैक्सिमम 5% किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके 20 स्टॉक्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करें और उसको उस तरह से लेके चलें। और रेगुलरली अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल्स को नहीं भी देख सकते तो एटलीस्ट आप डेटा पोर्टल पे जाके उसकी रेशोज देखते रहें। ठीक है। उसकी रेशोज देख लें, एसेट्स देख लें, रेवेन्यू देख लें, और प्रॉफिट शेयरिंग पी रेशो देख लें, करंट रेशो देख लें, और डेट टू इक्विटी रेशो देख लें। इसका कंपैरिजन आ जाता है लास्ट 5 to 6 ईयर्स का। सही। तो इस तरह से वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करके एक अच्छी अमाउंट एक अपनी अमाउंट को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है जिससे उसको अच्छा रिटर्न आ सकता है। सही। अच्छा ये बताएं कि लेट्स से आपके पास कोई भी न्यू बंदा आया, जिस तरह भी ये क्वेश्चन हुआ था कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, एक बंदा आगे उसने कहा मेरे पास मिलियंस है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या वो एक ही बार में इन्वेस्ट कर दे? और दूसरी बात कि क्या उसको कोई अपने सेविंग पर्पस के लिए कुछ सेव पहले करना चाहिए, या क्या एक्चुअली बस ठीक है कि चलें जी इसके 3 पोर्शन बनाए और इन्वेस्ट कर दें, और एक साथ ही के सारे कर दें या कुछ टाइम लें? देखिए, सेविंग अकाउंट में वो एक साथ डाल सकता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में भी इफ़ ही और शी वांट्स तो वो एक साथ डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन स्टॉक्स को थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद, कुछ कंपनीज को लिस्ट डाउन करने के बाद, कुछ कंपनीज देखने के बाद फिर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी थोड़ी बहुत कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इनटू सम कंपनी एंड यू आर बिकमिंग पार्टनर। शेयर होल्डर और पार्टनर ऑफ दैट प्रॉफिट शेयरिंग। तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और आपको सिर्फ आई वुड सजेस्ट कि ब्लू चिप कंपनीज के अंदर जाना चाहिए, बिकॉज आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और आप शॉर्ट टर्म में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म 3 to 4 years में आपका पैसा डबल हो सकता है ठीक है। अगर आप एक अच्छे प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं। तो
आई थिंक कि आपको थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करने के बाद फिर कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है जी फ्यूचर्स का, आप क्या कहेंगे? क्या जो बिगनर है उसको ये स्टॉक्स हों या कोई भी फॉरेक्स वगैरह हो, क्या फ्यूचर्स की तरफ जाना चाहिए, या जो उसके पास पोजीशन है उसका अपना पैसा जो लगा हुआ है बस उसी को लेके चले और आगे बढ़े? मेरी अप्रोच ये है कि आपको फ्यूचर्स में एज अ बिगनर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करने से पहले, बिकॉज उसमें आप लेवरेज लेते हैं। हम्म, लेवरेज लेने का मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 10 रुपये पड़े हुए हैं, हम्म, तो मैं लेवरेज अगर ले लूँ 10 टाइम्स, तो ठीक मैं है। 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकती हूँ सही फ्यूचर्स में। सही। इसका मतलब ये है कि जो मैंने ट्रेड लगाई है, अगर मेरा उसमें एस्टिमेट ठीक था तो मैं सही। 100 रुपीज़ कमा लूंगी, और अगर मेरा गलत था तो मे बी मेरा वो जो 10 रुपीज़ है वो सारा का सारा चला जाए। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने पहले इन्वेस्टमेंट नहीं की या जिसने पहले अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लिया, उसको फ्यूचर्स में थोड़ी सी अच्छी नॉलेज जब हो, थोड़ा सा स्टडी करे, तब उसके बाद उसको फ्यूचर में सही। इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स की आपने बात की, सेविंग अकाउंट एंड स्टॉक एक्सचेंज, अभी थोड़ा सा इनको एक्सप्लोर करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हम डिफरेंट देखते हैं, लाइक मिज़ान के हैं, जीएस बैंक है, काफ़ी और हैं। तो उसमें लो, मीडियम, हाई रिस्क है। चले आपके मुताबिक लो रिस्क में या मीडियम रिस्क में वो मंथली बेसिस पे या जो भी उसके पास अमाउंट है वो इन्वेस्ट बिल्कुल। करता जाए, कौन सा लें? सारे ठीक है या देखना पड़ता है इसमें भी? थोड़ा सा देख लेना चाहिए, बिकॉज कैसे? आप कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो आप ऐसे ही जाके, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको नहीं जानती तो मैं आके आपको अपना पैसा नहीं दे दूंगी, मैं ठीक या है। आपसे आके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सही। लूंगी, इसी तरह से होगा ना। तो इसमें भी थोड़ी सी अपनी रिसर्च करनी चाहिए, जो अच्छी कंपनीज है जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, जो एसेट बेस्ड, एसेट बैक्ड कंपनीज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक कंपनी नई मार्केट में आई है जिसके पीछे एसेट्स कुछ भी नहीं है, जस्ट ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा अपना रेवेन्यू दिखा दिया, आप उसमें इन्वेस्ट करके बैठ जाएं ठीक है। शुरू में ही। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी कंपनी की रिसर्च कर लेनी चाहिए, बिकॉज आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई प्लॉट कहीं भी लेते हैं, तो आप उसके थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, उसके बाद आप उसको खरीदते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में भी इसी तरह करना सही। चाहिए। स्टॉक्स हमने सिलेक्ट करने हैं। आपने कहा कि 5% से ज़्यादा आप ना डालें। एक लाइक अपने पोर्टफोलियो को 20 स्टॉक्स पे डिवाइड करें। उसमें कैपिटल गेन के लिए भी हो जाए, डिविडेंड के लिए भी हो बिल्कुल। जाए, मिक्स हो जाए। लॉन्ग टर्म की हम बात करें 5, 10, 15, 20 साल। कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाए? पाकिस्तान के अगर आप फैक्टर्स को सारे देखें तो लॉन्ग टर्म में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आपको बेहतर लगते हैं कि भाई ये सेक्टर्स हैं, इनमें आगे आप देख लें? और अगर हमें स्टॉक्स को ही ज़्यादा देखना हो कि भाई उसमें क्या देखना है, उसकी बैलेंस शीट है, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज को छोड़ दें, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या देखना है हमने, बैलेंस शीट में क्या देखना है, जो कि सुनने वाला आम बंदा है उसको समझ आ सके कि भाई मैं इजीली खुद असेस कर सकता हूँ। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आप PSX की वेबसाइट पे जाएं, आप डेली अगर देख रहे हैं तो उसमें कुछ कंपनीज आ रही होती हैं कि टॉप 20 कंपनीज, टॉप 5 कंपनीज, उनके आ रहे होते हैं कि जो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्होंने डिविडेंड बहुत ज़्यादा दिया होता है, और कुछ इस तरह की कंपनीज होंगी जिनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है, और इस तरह से भी बाइफर्केशन हुई होती है कि किन कंपनीज ने आज सबसे ज़्यादा गेन किया, कैपिटल गेन किया। एक तो वो हो सकता है, वो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यू है और जिनको पहले नॉलेज नहीं है इतनी कंपनीज के बारे में, वहाँ पर जाके वो कंपनीज को देख सकते हैं। ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज में कितना आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, ये डिपेंड इस चीज़ पे भी करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा ठीक है है। आपकी कंट्री में। आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी सही। मैटर करते हैं। सही। और आजकल पाकिस्तान में ज़्यादा जो गवर्नमेंट सेक्टर्स कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल माड़ी, FFC, PPL, इस तरह से होती है। इस तरह के सेक्टर्स में आपको जाना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो जब आपकी किसी भी मार्केट में, किसी भी कंट्री में इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगा। सही। जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग अपना स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकाल के अपने बैंक्स में रखना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ भी आप थोड़ी सी एनालाइज कर लें कि आपकी मार्केट की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। कंपनीज को किस तरह से एनालाइज करना है उसकी मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ। अगर आप डेटा पोर्टल पे जाएं और वहाँ पे जाके कंपनी को सर्च करेंगे तो उसकी एक एनुअल रिपोर्ट आ रही होगी। आपने सिर्फ उस एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करना है अपने पास, और उसमें कंट्रोल F करके अगर आप 6 ईयर सर्च कर लेंगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आपके पास डेटा शेयर हो जाएगा। उसमें पिछले 6 सालों का आ रहा होगा कि कंपनी ने कितना ग्रो किया है। अब हम यही देखना चाहते हैं ना कि कंपनी का अगर रेवेन्यू 5 साल पहले 1 मिलियन था तो क्या अभी 3-4 मिलियन पे आया या नहीं आया। तो आप उसकी रेशोज भी देख सकते हैं, आप रेवेन्यू देख सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स देख सकते हैं, प्रॉफिट देख सकते हैं, और इवन उनके एसेट्स वगैरह ये सब कुछ भी आप देख सकते हैं, जो एक बहुत बेसिक बंदा देख सकता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान मैंने लेट्स से बना लिया, तो मैं रोज ही बैठे देखो यार आज मेरे स्टॉक्स का क्या हुआ है, हफ्ते बाद क्या हुआ है, तो ये ट्रेडर इन्वेस्टर का थोड़ा सा यही बता दे कि साइकी क्या होनी चाहिए। और अक्सर हमने देखा है कि वो फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ये स्टॉक ले लें, ये स्टॉक ले लें। तो अच्छा, फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मोस्टली लोग सिर्फ अपना देख रहे होते हैं और वो शॉर्ट टर्म में देख रहे होते हैं कि आज इस स्टॉक की कितनी प्राइस है। इवन मैंने ये भी देखा है कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो कुछ पैसे भी ऊपर चला जाए तो आपको कहेंगे कि ये देखें हमने आपको ट्रेड बताई थी। वो लोग सिर्फ मोस्टली अपना कोर्स बेच रहे होते हैं। ठीक है।
तो इसमें आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इफ़ आई एम एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर। ठीक है। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए चलता है और इन्वेस्टर को रोज देखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल उसको क्वार्टरली, एनुअली और बाय एनुअली जो रिपोर्ट्स आ रही होती हैं उसको देखे, बट मे बी वो रोज ना देख रहा हो और उसको इतनी खास जरूरत भी नहीं है बिकॉज वो लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहा है। उसने किसी अच्छी कंपनी में ही ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है जो कंपनी खुद भी ग्रो करना चाहती है, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वो इन्वेस्टर का पैसा भी उसी तरह से ग्रो Right. करेगा। लेकिन जो ट्रेडर है उसको ये ज़रूरत है कि वो रोज़ बैठ के ग्राफ्स को देखे, कंपनी की फाइनेंशियल्स देखे कि कंपनी किस तरफ जा रही है, और जो कंपनी के बारे में न्यूज़ आ रही होती हैं, रोज़ रोज़ न्यूज़ आ रही होती हैं, पीएसएक्स पे सारी न्यूज़ आ रही होती हैं, कंपनीज के ऊपर सही। ये ऑब्लिगेशन है कि कंपनी ने अपनी सारी न्यूज़ पीएसएक्स को करनी होती हैं। इन चीज़ों को एज अ ट्रेडर आपको ज़रूर देखना चाहिए, बट अगर कोई बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो फिर उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ कंपनी की वो देख रहा हो। सही। अच्छा, एक ऐसा मैसेज जो कि लोग करंट अकाउंट में पैसा रखवाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उनके करंट अकाउंट में पड़े हैं या घरों में पड़े हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की इकॉनमी हमारे सामने है। हम्म, जिन लोगों के पास आई वुड से कि 5 साल पहले 1 लाख पड़ा होगा, ठीक है, उनको लग रहा होगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। हम्म, मैं सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ ताकि जो भी ऑडियंस देख रही है, जिनको इतना नहीं भी आइडिया, तो सही। उनको भी समझ आ जाए। अगर आपके पास 5 साल पहले 1 लाख पड़ा हुआ था तो आपको लगता था कि आप थोड़े से अमीर हैं। आज किसी के पास, आज बच्चे बच्चे के पास 1 लाख है। तो ये नुकसान होता है करंट अकाउंट में पैसा रखने का, बिकॉज आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है। इन्फ्लेशन जो है वो आपके पैसे, इन्फ्लेशन आती जा रही है हमारी कंट्री में, वो हमारे पैसे को डीवैल्यू करती जा रही है। तो यू शुड इन्वेस्ट ताकि आपका पैसा ग्रो करे, और जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है एटलीस्ट इन्फ्लेशन से 2-3% भी ज़्यादा अगर आपका पैसा ग्रो कर रहा है तो यू आर गोइंग गुड। राइट। तो आई थिंक हर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाह रहे हैं। राइट। अगर आप रिस्क नहीं भी लेना चाह रहे तो एटलीस्ट आपको सेफ इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड्स में रखने चाहिए, आपको सेविंग अकाउंट्स में रखने चाहिए, बिकॉज उसमें कोई रिस्क नहीं है। सही। चलिए मिस, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी।